हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2020 का करंट अफेयर, वो भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर। कौन सा? मार्च 2020 महाराष्ट्र विशेष। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ओबियसली राज्य सेवा के लिए, एमपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दूसरी जो एग्ज़ाम्स हैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा करंट अफेयर एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजी पड़े, और पॉइंट अलग अलग रखने की कोशिश करता हूँ ताकि एक ही जगह बहुत सारा गोंधड़ ना हो जाए, मराठी में जो हम लोग बोलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मनसुख मंडाविया, और ये क्या है पहले ये समझिए, और ये आपको याद भी रखना है। जहाज रानी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने उद्घाटन किया है, किस चीज़ का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में भाऊचा डक्का, इसको डक्का बोलते हैं, कुछ लोग धक्का भी बोलते हैं। भाऊचा ढक्का या भाऊचा धक्का से कहाँ तक, डैश तक, रोपेक्स सेवा का उद्घाटन किया है। मांडवा, वसई, दादर या बोरीवली। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका आंसर है मांडवा। अब ये मुंबई से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, देखिए कुछ इस तरह से है, समझना। यहाँ पे ये मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, और ये एक आइलैंड है भाऊचा डक्का, ये एक आइलैंड है, ठीक है। अब आइलैंड भी है और रोड से भी कनेक्टेड है। मान लीजिए ये हमारी मुंबई है और यहाँ पे है क्या, भाऊचा डक्का, मांडवा जिसको बोलते हैं, मांडवा है ये। मुंबई में ही आपको मिलेगा भाऊचा डक्का। अब इस प्लेस से अगर आपको यहाँ जाना है तो ऑब्वियसली ये समुद्र है, इधर अरब सागर है, बट इसको जाने के लिए आपको अगर रोड वेज पकड़ना है, रोड से जाना, तो आप इतना घूम के जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें आपका क्या जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, एक चीज़ तो। दूसरी, आपका जो रिसोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा जाएंगे। इससे बेटर अगर कोई ऐसा मीडियम हो जाए जिससे कि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएं, तो कितना इजी होगा। तो इसी का उद्घाटन किया गया, यहाँ से शुरू किया गया। कहाँ से? मुंबईचा ढक्का। मुंबईचा ढक्का मतलब से कहाँ तक? मांडवा तक। ये एक रोपेक्स सेवा शुरू की है। अब ये रोपेक्स क्या है? ये एक तरीके की फेरी है, फेरी, इंग्लिश में इसको फेरी बोलते हैं। फेरी मतलब क्या? जो कम डिस्टेंस के लिए जो जहाज चलता है, जहाज टाइप है, ठीक है, उन्हें फेरी बोला जाता है, कम डिस्टेंस के लिए। या फिर किसी आइलैंड पे या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फेरी। तो ये रोपेक्स जो है ये एक तरीके की एक फेरी है जो मुंबईचा ढक्का, सॉरी भाऊचा ढक्का, कहाँ पे? मुंबई में। यहाँ से कहाँ तक जाएगी? मांडवा तक जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेरे हिसाब से। आगे देखिए, रोपेक्स वेसल M2 M1 डैश में बनाया गया। पहली बात तो आपको इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके का वेसल है, जहाज है। कहाँ पे बनाया गया? फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली। तो इसका आंसर है, इसको बनाया गया ग्रीस में, रोपेक्स वेसल M2 M1। और आगे देखिए, रोपेक्स सेवा यात्रा डैश को कम करने के लिए शुरू की गई है। यानी रोपेक्स की जो सर्विस है वो किसको कम करने के लिए शुरू की गई? तो सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या होगा? समय कम होगा, वाहन से उत्सर्जन यानी जो खराब चीज़ें रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो कम होगा। क्योंकि अगर बंदा यहाँ पे एक जगह से यहाँ पे जाने के लिए, ये इतना लंबा रूट है, इसकी बजाय वो यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा? समय कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समय की बचत होगी। दूसरा, आपको किसकी बचत होगी? सड़क यातायात और ईंधन की खपत कम होगी। यानी यहाँ पे अगर लोग इधर से निकल गए तो सड़क पे जो ट्रैफिक है वो कम होगा और जो आपका ईंधन है वो भी कम होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त तो दोनों, बट आपको ये भूलना नहीं, रोपेक्स सेवा, ठीक है। और आगे बात करते हैं, मुंबई से मांडवा तक की सड़क की दूरी लगभग कितनी है? 110 किलोमीटर। इतनी ज़्यादा है, सोचिए, मुंबई से मांडवा सड़क से अगर आप जाएंगे तो 110 किलोमीटर है, जिसमें समय 3 से 4 घंटे का लगता है, और ट्रैफिक हो गया तो और ज़्यादा लगेगा। जल मार्ग से यह दूरी डैश किलोमीटर होगी और लगभग यह दूरी 1 घंटे में पूरी होगी। यानी कितना इसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो जल मार्ग से ये दूरी, इसका आंसर है सिर्फ 18 किलोमीटर होगी,
सिर्फ 18 किलोमीटर में। फिर से बनाता हूँ ऐसा, मान लीजिए ये है भाऊचा धक्का, ये भाऊचा धक्का है और ये क्या है मांडवा। अब यहाँ से आपको यहाँ आना है तो आपको सिर्फ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी 18 किलोमीटर, और वो भी किससे, रोपेक्स से। आप यहाँ से इस रोपेक्स में चढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप इधर से जाते थे तो आपको 110 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी और उसमें आपका रिसोर्सेस लगता था, ईंधन लगता था। ठीक है, जल मार्ग से यह दूरी 18 किलोमीटर में 1 घंटे में पूरी होगी, 1 आवर में। रोपेक्स के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह एक बार में 200 कारें और 1000 पैसेंजर ले जा सकती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये सारे फैक्ट, इसका आंसर है उपरोक्त तो सभी सत्य हैं, इसलिए इसको ध्यान देना। यह एक बार में 200 कारें और 1000 पैसेंजर ले जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कार कैसे जाएगी और पैसेंजर कैसे जाएंगे, जहाज में कार कैसे जाती है? तो भाई इसको इस तरह से डिजाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया, जैसे इसको पोर्ट पे लगा दिया। मान लीजिए ये समंदर है, ठीक है, और यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, और आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसके पास में जो आपका रोपेक्स था वो इसको इसके सटा के यहाँ पे लगा दिया। तो भाई कार क्या होगी, इसके अंदर चली जाएगी आसानी से। अब कार जो इधर से यहाँ से इतनी जा रही थी तो वो क्या करेगी, यहाँ से इसमें बैठ के इधर आ जाएगी। आपने वो कहावत सुनी क्या, कभी गाड़ी पे नाव और कभी नाव पे गाड़ी? यानी समझिए समंदर में अगर चल रही है, आपको चलना है तो नाव के ऊपर गाड़ी आ जाएगी। बट अगर मान लीजिए जहाज है, आपके पास नाव है और उसको आपको कहाँ पे चलाना, रोड पे चलाना है, तो आप नाव में थोड़ी बैठ के चलेंगे, आप किसको, नाव को किस में रखेंगे, गाड़ी में। यानी सभी का वक्त आता है, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है, कभी नाव पे गाड़ी और कभी गाड़ी पे नाव, उल्टा भी हो सकता है, कभी आप डिफेंसिव हैं कभी आप ऑफेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वही है, 200 कारें इसमें एक साथ चली जाएंगी और 1000 पैसेंजर, और वो भी कोई ऐसा धक्का दे के उठा के क्रेन से इसमें रखना, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा सिंपल रोड से इसको टच कर दिया, सिंपल इसके अंदर एंटर कर जाएगी और बाहर भी निकल जाएगी इधर से। ठीक है, इसमें 2 वे होंगे, एक जब इधर से जा रही तो इधर से ऐसे निकल जाएगी, उधर से आते टाइम इधर से ऐसे आ जाएगी। इसमें दोनों तरफ एक रैंप होता है ताकि कारें सीधी रोपेक्स पोत में जा सकें और अंदर बाहर आ जा सकें। सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे मानसून के मौसम में भी संचालित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने डैश हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। कोल्हापुर, सातारा, औरंगाबाद, पुणे। तो आप सभी को पता होगा कि औरंगाबाद का नाम, बहुत बार ऐसी डिमांड उठी है कि इसका नाम क्या चेंज किया जाए, अभी रिसेंटली भी उठी है कि इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए, या सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, डोमेस्टिक है वो, हवाई अड्डा किया जाए। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो हमारे शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे और वो दूसरे छत्रपति बने। पहले छत्रपति कौन थे? शिवाजी महाराज, सिंपल सी बात है, और दूसरे संभाजी महाराज। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनका संबंध औरंगाबाद से इतना ज़्यादा क्या? तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने इन्हें किसको, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट कर लिया था धोखे से, और अरेस्ट करने के बाद उसने यहीं पर औरंगाबाद में उन्हें क्या किया, उनकी हत्या कर दी, उनका सिरच्छेद कर दिया। सिरच्छेद मीन्स उनका सिर काट दिया। ठीक है, संभाजी महाराज का, औरंगजेब ने। इसीलिए उनका वहाँ पे औरंगाबाद में एक किला भी है जिसमें उन्हें रखा गया था, छत्रपति संभाजी महाराज को कई दिनों तक रखा गया था। इसलिए ये बार बार मांग उठती है कि इस शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के क्या रखा जाए, संभाजी नगर रखा जाए। ये कई बार मांग उठती है। तो सरकार ने क्या किया, हवाई अड्डे का नाम तो चेंज कर ही दिया, और क्या कर दिया, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। आगे देखते हैं, हवाई अड्डा औरंगाबाद के डैश क्षेत्र में स्थित है और औरंगाबाद नगर निगम ने हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। यस, सबसे पहले वहां का स्थानीय जो नगर निगम है उसने उस हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है और सरकार को भेजा है। ठीक है, तो ये औरंगाबाद में कहाँ पर स्थित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर याद रखना चाहें तो चिकल थाना एक जगह है, उसके आसपास ही हवाई अड्डा है। याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखा तो कोई इतना डिटेल पूछने वाला नहीं। आगे बात करते हैं, 2020 में घरेलू सौर रूफटॉप प्रतिष्ठानों में डैश राज्य सबसे ऊपर रहा। अब ये सौर रूफटॉप प्रतिष्ठान क्या है, पहले तो ये समझिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका घर है
और आपके घर की छत पे आपने क्या किया, वो खाली पड़ी थी, किसी काम में नहीं आ रही थी, छत है, बच्चे खेलते हैं उसमें, ठीक है, तो आपने इस रूफ टॉप पे यानी ये जो छत है इसके ऊपर आपने सोलर पैनल्स लगा दिए, सोलर पैनल्स यानी सोलर बैटरीज लगा दी वहां पे। अब वो क्या होंगी, ऑब्वियसली उसको सन रेस मिलेंगी, सूर्य की किरणें मिलेंगी, तो वो क्या होगी, चार्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को आप कहाँ पे उपयोग करेंगे, वो डेफिनेटली आप अपने घर में उपयोग करिए। इसको बोलते हैं सौर, सौर रूफ टॉप। रूफ मीन्स क्या, छत, और टॉप मीन्स क्या, छत के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे राज्यों में सोलर या सौर रूफटॉप लगाने का चल रहा है, कई राज्य इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर 2020 में इसमें सबसे ऊपर कौन रहा, तो इसका आंसर आएगा गुजरात। गुजरात सबसे ऊपर रहा और महाराष्ट्र की रैंक हमें मिलेगी अगली स्लाइड में, देखिए चलिए। 2020 में घरेलू सौर रूफटॉप प्रतिष्ठानों में गुजरात राज्य सबसे ऊपर रहा। दूसरे नंबर पर रहने वाला राज्य कौन सा है, सीधी सी बात है, हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी बहुत जगह सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं जिनसे बिजली प्रोड्यूस की जाती है और घरों में उसको डोमेस्टिकली उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपके छत पे आपने बिजली उत्पन्न की तो सबसे पहले तो आप ही उपयोग करेंगे उसका। नेक्स्ट बात करते हैं अब सौर छत के लाभ, ये देख लीजिए, यानी सोलर रूफ अगर आपने बनाया तो उसके लाभ क्या होंगे, उसके फायदे क्या होंगे। तो पहली बात तो सौर छतों को बिजली उत्पन्न करने के लिए सूर्य से केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, यही बात है। दूसरा, कोई स्वास्थ्य खतरे में शामिल नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए इसका आंसर क्या है, सभी उपरोक्त सभी लाभ हैं, सारे लाभ हैं। सौर छतों को बिजली उत्पन्न करने के लिए सूर्य से केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, कोई और दूसरी चीज नहीं चाहिए आपको, केवल लाइट चाहिए। कोई स्वास्थ्य खतरे में शामिल नहीं है और सौर छतों द्वारा कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं किया जाता, ये भी कितनी अच्छी बात है। फिर आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हमारी सरकार सभी को ऐसा एक योजना लेके आए कि सभी को क्या कर दे, सोलर बैटरी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सोलर पैनल्स बांट दे कि चलिए अपने अपने घर के ऊपर लगा लीजिए या कुछ सब्सिडी में बांट दे। तो वो सरकार कोशिश कर रही है, बट ये इतना भी आसान नहीं है। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि इसके जो पैनल्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। सोलर पैनल्स वो किसके आते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के, आप लोग जानते होंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जर्मेनियम होता है, ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है और वो बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, इसलिए इतना आसान नहीं है वो। इसके अलावा एक बार खराब हो जाए तो इनके मेंटेनेंस में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। एक बार मेरे भी दिमाग में आया था कि जब सोलर एनर्जी इतनी अच्छी है तो क्यों ना पूरी दुनिया में ये सब बंद करके सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए जाएं, बट उसका मेंटेनेंस बहुत आता है, इंस्टॉलेशन चार्ज भी बहुत आता है, ठीक है, मेंटेनेंस एक बार खराब होने के बाद बहुत आता है। पहले कुछ दिन तो चलेगा वो अच्छी तरह से चलेगा, बट हाँ खराब होने के बाद इसके मेंटेनेंस में काफ़ी चार्ज आएगा। फिर भी सरकार कोशिश करी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हर एक चीज़ों की रेमेडीज है, उपाय हैं, तो लोग और साइंटिस्ट उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे देखिए, कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं होता, सौर छतों द्वारा कोई प्रदूषित उत्सर्जित नहीं किया जाता, छतों को स्थापित करने के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होती, कोई और आपको नई भूमि नहीं लगाना, आपका जो छत है वहीं पे आप लगा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर डैश मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, हमारे एमपीएससी में तो खासकर ये आ सकता है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर डैश मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका आंसर है नाना जगन्नाथ शंकर शेठ, या फिर नाना शंकर शेठ भी इनके नाम से जाना जाता है, नाना जगन्नाथ शंकर शेठ। नाना जगन्नाथ शंकर शेठ के ऊपर बहुत, हमेशा कोई भी एग्जाम रहे महाराष्ट्र की, उसके ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन्हें पता है क्या कहा जाता है, मुंबई के शिल्पकार, मुंबई के शिल्पकार। अभी ये शिल्पकार मतलब क्या, यानी अभी जो मुंबई में आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, बहुत सारे जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ एक व्यक्ति का है, उनका नाम है नाना जगन्नाथ शंकर शेठ। इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पहली रेलवे 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी, उसमें इनका योगदान है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हार्टिकल्चर्स का हो गया, जियोटिकल्चर का हो गया, बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने खोली थी। और ये जो एल्फिंस्टन कॉलेज है, आजकल उसका नाम चेंज कर दिया गया, एल्फिंस्टन कॉलेज को स्थापना करने में उनका योगदान था।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जितना डिटेल देख सको उतना देख लेना। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो योगदान है वो किस में है, जो रेलवे हमारे यहाँ पे लेके आए, वो रेलवे में नाना जगन्नाथ शंकर शेठ ने एक कंपनी बनाई थी, ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। और इसी ने क्या किया, ये जो रेलवे लाइन बिछाई थी 1853 से पहले, वो इसी कंपनी के माध्यम से बिछाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये करंट में जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं नाना जगन्नाथ शंकर शेठ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, मुरबाड़ कहाँ पे है, ठाणे में इनका जन्म हुआ है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, बॉम्बे सेंट्रल या मुंबई को ब्रिटिश वास्तुकार डैश ने डिजाइन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैक्स मुलर। क्योंकि बॉम्बे सेंट्रल अभी न्यूज में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जगन्नाथ शंकर शेठ बॉम्बे सेंट्रल। तो इसको डिजाइन किसने किया, वास्तुकार, यानी उसके एक तरीके से आर्किटेक्ट कौन थे, तो मैक्स मुलर भी नहीं है, लुटियंस भी नहीं है, स्मिथ भी नहीं है, इसका नाम है क्लाउड बैटल, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। डैश राज्य ने अंगदान में तमिलनाडु और तेलंगाना को पछाड़ दिया है। अभी ये अंगदान क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपकी मान लीजिए किसी की भी किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, या फिर ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले तो उसके कुछ गाइडलाइंस होती है, सरकार की गाइडलाइंस तो फॉलो करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक बंदे को पकड़ा, उसको जबरदस्ती पकड़ के और उसकी किडनी निकाल ली और दूसरे में डाल दी, ये तो नहीं कर सकते। उसकी गाइडलाइंस बना के रखी सरकार ने, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही ट्रांसप्लांट होता है। और उसमें अंगदान में पहले कौन था आगे, तमिलनाडु और तेलंगाना थे, बट इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और अब फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, हमारा महाराष्ट्र, अंगदान के मामले में। ठीक है, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। अब वो अंगदान वाली न्यूज थी तो डेफिनेटली इसको भी आपको याद रखना, 30 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। ये भी अगर आप मेमोराइज कर ले तो अच्छी बात है। अब यहां पे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NOTO। इसका फुल फॉर्म पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, ये परीक्षा में आ सकता है फुल फॉर्म, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके कार्य हमें बताना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट खोला है, किसके लिए, वही अगर आपको देखिए यहाँ पे लिखे हुए ये सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, इनको देख लो। अंगदान और प्रत्यारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देना, इसका जो कार्य है नोटो का, वो क्या है कि अंगदान और प्रत्यारोपण यानी क्या, एक से निकाल के दूसरे में डालना, उसको बोलते हैं प्रत्यारोपण, गतिविधियों को बढ़ाना, एक ये काम है। दूसरा, विभिन्न कार्यों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल निर्धारित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिशा निर्देश होना चाहिए और एक पॉलिसी होनी चाहिए। वही मैं बोल रहा हूं कि अगर एक बंदे की किडनी निकाली दूसरे में लगाई तो दूसरा बंदा जी गया, इसका मतलब ये नहीं कि पहला बंदा मर जाना चाहिए, तो फिर किडनी निकाली क्यों भाई, ये भी तो है ना। इसलिए उसके दिशा निर्देश चाहिए और प्रोटोकॉल चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझा होगा। आगे फिर समान क्षेत्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के साथ एक नेटवर्क खड़ा करना। अब समझना ये नेटवर्क मतलब क्या, नेटवर्क मतलब जैसे हमारा भारत तो इतना बड़ा है और मान लीजिए यहाँ का कोई बंदा है, उसको कोई चीज़ चाहिए और यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई बंदा है, उसके पास अवेलेबल है, तो अब ये यहाँ इसको ढूंढेगा तो वो ढूंढना संभव ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में तो ढूंढ नहीं पाएगा, इससे पहले इसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए इसका एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क यानी जितनी भी संस्थाएं कि भाई आपके पास कौन कौन से ऑर्गेन्स अवेलेबल हैं, दूसरे इधर देखेंगे जिसको रिक्वायरमेंट है, फिर वो इनसे कांटेक्ट करेगा, इन सब का एक नेटवर्क बनाया। क्योंकि स्थानीय संस्थाएं होती है, हर जगह होती, जो इसके लिए काम करती रहती। तो ये नेटवर्क डेवलप करने का काम किसने किया, नोटो करता है। नोटो, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसका आंसर हुआ क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। और देखिए, डैश ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए महाराष्ट्र सरकार का 1.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने पूरा बजट इसमें लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की है। महाराष्ट्र सरकार का बजट, आपको 3 चीज़ें पढ़नी, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप राज्य सेवा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। कौन सी? एक तो आपको पढ़ना है यूनियन बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। और इसको कुछ लोग बुडगेट भी पढ़ते हैं, बुडगेट नहीं पढ़ना भाई, ये बजट है, ठीक है। यूनियन बजट, और एक कौन सा, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका, महाराष्ट्र सरकार का बजट, ये आपको पढ़ना है, महाराष्ट्र बजट। उसके बाद एक और आपको पढ़ना है, क्या? इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आपको करना है। और इनमें से मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये लिमिटेड है, कोई अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पूरा आप कर लेना, ठीक है। और जितना महाराष्ट्र सरकार का बजट है वैसे मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है, फिर भी अगर उसका स्टैंडर्ड बजट आप देखना चाहें तो देख लेना। वैसे तो मैंने 101% फैक्ट और सारी चीज़ें कवर की। तो पहली बात, महाराष्ट्र सरकार का 1.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। किसने पेश किया? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख, अजीत पवार। तो इसका आंसर है अजीत पवार, ध्यान रखना। अभी कई लोगों को लगता है कि ये कैसे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। हाँ वो भी हैं, बट ये महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, अजीत पवार साहब, याद रखना, भूलना नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने बजट पेश किया, ठीक है। और वो कितने का है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1.15 लाख करोड़, इतने का बजट है, 1.15 लाख करोड़ का। और आपको बता दूं यूनियन गवर्नमेंट का बजट कितने करोड़ का है, वो भी लगभग, वो इससे बहुत बड़ा है। कितना? लगभग 30 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, 30 लाख करोड़ रुपए का वो बजट है। कौन सा? यूनियन गवर्नमेंट का। और हमारी महाराष्ट्र सरकार का कितना है? 1.15 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। और देखिए इसके हाइलाइट्स मैंने नोट किए हैं कुछ, वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र बजट 2020 के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहले इसमें दिया है, बजट में कितना? 3,47,457 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। राजस्व व्यय इतना हुआ है, कितना? 3,56,968 करोड़ रुपए, जबकि राजस्व घाटा कितना? 9,511 करोड़ रुपए। दूसरा, राजकोषीय घाटा कितना है? 54,618 करोड़ रुपए, इतना राजकोषीय घाटा है। और ये जो दिख रहा है ना, उपरोक्त दोनों सत्य हैं क्या? जी ये दोनों ही सत्य हैं। अब आपको डरना नहीं इससे, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आई होप तुम्हें पता भी होगा, नहीं तो शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए बजट में, यहाँ पे मैंने लिखा क्या? बजट, ठीक है। बजट में आपको मिलेगा एक क्या? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या? प्राप्ति, आपको पैसे कितने मिले। और दूसरा क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आप समझना, इसमें 2 तरीके की रिसिप्ट होती है, ध्यान देना। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती ना, यानी राजस्व प्राप्ति जिसको बोलते हैं, ये सरकार की इनकम है और ये भी सरकार की इनकम है। तो ये एक ऐसी इनकम है जिसके बदले में सरकार को कुछ बाद में देना नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। जैसे सरकार को इनकम टैक्स मिला, सरकार उसको कभी रिटर्न करेगी क्या? कभी भी नहीं करेगी। ये क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, यानी सरकार का इसके बदले में कुछ नहीं गया। दूसरा, अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करें ना, तो कैपिटल रिसिप्ट में या तो आपको कुछ देना होगा या आप उधार लेना होगा। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? देखिए जैसे सरकार ने क्या किया, उसके पास मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी थी, उसके शेयर बेच दिए, तो वो कौन सा हुआ? कैपिटल रिसिप्ट। और अगर फिर भी पूर्ति नहीं हुई, इसको बोलते हैं क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। जब वो सरकार के पास कुछ होता है, कंपनी होती है, उसके शेयर बेचती है सरकार, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा, इससे भी पूर्ति नहीं हुई तो सरकार फिर बोरोइंग करती, उधार लेती, उसको बोलते हैं बोरोइंग। तो इससे रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे अच्छी रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट ठीक होती है, बट इसमें या तो आपको अपना सामान बेचना है कोई, यानी कंपनी का कोई शेयर बेचना है गवर्नमेंट कंपनी का, या फिर आपको उधार लेना है। तो शेयर अगर आपने बेच दिए तो आपने कंपनी एक बार बेच दिया, आप अगली बार नहीं बेच सकते, ठीक है। यानी आपका इसमें असेट कम हुआ या फिर लायबिलिटी बढ़ गई।
असेट का मतलब क्या होता है, आपके पास जो सामान रखा है उसको बोलते हैं असेट। लायबिलिटी मतलब क्या, आपने उधार ले लिया तो बाद में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, बहुत सारी चीजें। और एक्सपेंडिचर भी ऐसा ही है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो समझ लो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बदले में सरकार को कुछ हासिल नहीं होता, यस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे लॉन्ग टर्म में सरकार को कुछ इनकम होगी, पैसे मिलेंगे या कुछ काम में आएगा। जैसे पहले कैपिटल रिसिप्ट समझ लीजिए। कैपिटल रिसिप्ट मान लीजिए सरकार ने क्या किया, एक 2 करोड़ का क्या बना दिया, हाईवे बना दिया। अब उस हाईवे से बाद में सरकार को इनकम होगी, और अगर सरकार को इस हाईवे से इनकम हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, उसने इन्वेस्ट किया और बाद में इनकम होगी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो गया, और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती, ये लायबिलिटी क्रिएट कर ली। यानी इसके बदले में सरकार का कुछ जाता है और इसके बदले में सरकार को कुछ मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी दे दी सरकार ने, तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। या फिर बुढ़े लोगों की पेंशन दे दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट है जिसके बदले में सरकार का कुछ गया नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, राजस्व प्राप्ति, फिर भी उसको पैसे मिले। और ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बदले में भी सरकार को कुछ नहीं मिला, इसके बदले में कुछ गया नहीं, इसके बदले में कुछ मिला नहीं। इसीलिए अगर मान लीजिए 5 रुपए का रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ और आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 6 रुपए का, 6 रुपए का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो पता है इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। कितने का हुआ, 6 - 5, यानी 1 रुपए का आपको राजस्व घाटा हुआ। इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, या जिसको बोलते हैं राजस्व घाटा। समझे क्या? तो यहां पे देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रेवेन्यू, ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये रिसिप्ट आपकी कितनी थी, 3,47,457 करोड़, बट एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3,56,968 करोड़। तो इतना आपका राजस्व घाटा नहीं हुआ क्या? और ऐसे ही राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ऐसा होता है कि अगर आपकी इनकम है, मान लीजिए टोटल इनकम सारे सोर्सेस से, अच्छे वाले सोर्सेस से, इनकम विदाउट बोरोइंग, इनकम विदाउट बोरोइंग, टोटल इनकम विदाउट बोरोइंग, बिना किसी उधारी के आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, मान लीजिए 10 रुपये हुई सरकार की, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए 12 रुपये एक्सपेंडिचर हो गया, तो भाई ये तो 2 रुपये आपको उधार लेने होंगे। इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। दोनों में डिफरेंस है, इसको समझना। राजस्व घाटा अलग होता है और फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा अलग होता है। ये सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में, राजस्व घाटा टोटल पे देखा जाता है, टोटल पे देखा जाता है राजस्व घाटा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी सत्य है। आई होप आपको समझा होगा। और आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में क्या कर दिया है, डैश पर मूल्य वर्धित कर, वेट वैल्यू एडेड टैक्स 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। तो वो इसका आंसर है दोनों पे, इन दोनों पे उसने वेट बढ़ा दिया, पेट्रोल पे भी डीजल पे भी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, महाराष्ट्र बजट 2020 के अनुसार औद्योगिक उपयोग पर बिजली शुल्क को कम करने का प्रस्ताव 9.3% से डैश प्रतिशत रखा गया है। इसको कम किया गया, पहले कितना था 9.3%। किसके लिए, सुनो, बिजली शुल्क यानी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बिजली लगेगी, और ये बिजली के लिए सरकार ने इसका चार्ज कम कर दिया। पहले 9.3% था, अब इसके लिए चार्ज कितना कर दिया है, 7.5% पे लेके आ गई सरकार। यानी उद्योगों को और एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज लगाएं। दूसरा, महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना के लिए डैश करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना, ये एक सरकार कर्ज माफी योजना लेके आई, ठीक है। और इसके लिए बजट कितना रखा गया, तो इसके लिए रखा गया 22,000 करोड़, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए 22,000 करोड़ इतना रखा गया, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार की किसानों के लिए एक मुश्त निपटान योजना के अनुसार जिन किसानों का ऋण 2 लाख से अधिक है, उनके खातों में सरकार डैश लाख रुपए का डिपॉजिट करेगी। ये सरकार ने किया, और ये लेटेस्ट वालों का आई थिंक 1 ईयर, पिछले 1 साल में जिनका
क्या, जिनके ऊपर ऋण है कितना, 2 लाख रुपए का, उनके खाते में सरकार कितना पैसा डालेगी, 2 लाख रुपए डालेगी। वो क्यों डालेगी, ताकि आपके ऊपर तो पहले से उधार है, ठीक है जी। और अगर आप पे पहले से उधार है तो आप अपनी खेती में कहां से पैसा लगाएंगे, आपके पास तो पैसा है ही नहीं, इसलिए सरकार 2 लाख रुपए डिपॉजिट करेगी उनके अकाउंट में। इसका नाम दिया गया क्या, महाराष्ट्र सरकार की किसानों के लिए एक मुश्त निपटान योजना। जो उनका कर्ज है उसको एक मुश्त निपटा दिया जाए, 2 लाख रुपए दे दिए, आप वो 2 लाख रुपए क्या करिए, दे दीजिए। आगे बात करते हैं गरीबों के लिए सब्सिडी वाली भोजन योजना। इसको मैंने जनवरी मंथ में भी कवर किया था, जनवरी 2020 में, आई थिंक फरवरी 2020 में कवर किया था। शिव भोजन थाली योजना के लिए डैश करोड़ रुपए की घोषणा की गई बजट में। शिव भोजन थाली योजना पे मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, अभी और नहीं करूँगा। सस्ता खाना ये गरीबों के लिए, तो इसके लिए सरकार ने कितना बजट दिया है, कितना फंड एलोकेट किया है, वो दिया है 150 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधायक निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया। अब ये विधायक निधि क्या है वो समझ लीजिए। एक होती सांसद निधि और एक होती है क्या, विधायक निधि। एक होते हैं आमदार और एक होते खासदार, मराठी में उनको आमदार खासदार बोलते हैं। संसद के जो मेंबर है वो सांसद, और विधानसभा के जो मेंबर है वो विधायक। तो इनको एक डेवलपमेंट करने के लिए हर एक विधायक को एक निधि दी जाती है हर साल। कितनी, अभी तक महाराष्ट्र में कितनी थी, 2 करोड़ थी। अब इसको सरकार ने बढ़ा के कितना कर दिया है, 3 करोड़ कर दिया, कि आप अपने क्षेत्र में आपको क्या करना है, जहां से आप इलेक्ट होते हैं उस जगह पे इस पैसे को खर्च करना है, विकास करना है इस पैसे से। इसको बोला जाता है क्या, विधायक विकास निधि। 3 करोड़ कर दिया गया। आगे देखिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगती है क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है, फिर भी समझ लीजिए। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक अलग निगम बनाने के लिए डैश करोड़ रुपए आवंटित किए सरकार ने। ट्रांसजेंडर समुदाय समझते होंगे आप, ट्रांसजेंडर समुदाय मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो इसका सिंपल आंसर है 5 करोड़ रुपए, ताकि इनके लिए एक निगम अलग से बनाया जाए, इनकी भी कुछ केयर ली जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये रोजगार सृजन योजना क्या है, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम मुख्यमंत्री ने शुरू किए, और इससे नए नए रोजगार सृजन होंगे, ठीक है। ये रोजगार मनरेगा जैसा नहीं है, नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये किसके लिए शुरू की गई है, महिलाओं के लिए, जी नहीं। भूमिहीन मजदूरों के लिए, ये भी नहीं। और शिक्षित बेरोजगारों के लिए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई। अब इस योजना में क्या है वो देख लीजिए। पहले तो ये पता कर लीजिए, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये होगा कि सरकार ये करने वाली है कि नए नए उद्योग वो एस्टैब्लिश करेगी। उद्योग, अब उद्योग अगर एस्टैब्लिश करेगी तो डेफिनेटली उससे क्या होंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उसमें से नए उद्योग कोई अगर लगा रहा है कोई यंग बंदा, तो सरकार उसको 75% तक के सब क्या करेगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी 75% तक की नए उद्योगों के लिए, क्योंकि इसमें शिक्षित बेरोजगारों को ज़्यादा क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसी को नाम दिया गया क्या, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मीन्स सिंपल, नए उद्योग लगाने के लिए सरकार 75% तक हेल्प करेगी। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए बजट कितना रखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सीधा इस साल सरकार ने काफी बजट बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार का ये मानना है, वर्तमान सरकार का, कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज्यादा खर्च करेंगे तो उससे काफी चीजें ठीक हो सकती है। क्योंकि मुझे जो लगता है मूलभूत सुविधाएं यही है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो लोगों के लिए, दैट्स इट, और तो कुछ चाहिए नहीं हमें। तो इसके लिए सरकार ने कितना बजट रखा है, 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना किस राज्य के बजट में शुरू की गई है, तो डेफिनेटली हम लोग महाराष्ट्र का बजट देख रहे हैं, तो ये इसका आंसर यही होगा, मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना। अब ये जल संरक्षण योजना से क्या होगा, इसमें जगह जगह पे जिन लोगों के यहाँ पे यानी छोटे मोटे डैम बनाए जाएंगे
और लोगों को एनकरेज किया जाएगा, जन जागृत किया जाएगा। जल संरक्षण तो आप सब समझते हैं कि जो बारिश का पानी उसको रोकिए, अपनी छतों के पानी को रोकने की कोशिश करिए ताकि ग्राउंड वाटर बढ़े या फिर आप इसको स्टोर कर पाएँ, बाद में उसका उपयोग कर पाएँ। क्योंकि सभी को पता है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, मराठवाड़ा। और अगर हमने ये नहीं किया कि जो ऊपर का पानी है उस पानी को संरक्षित करने की कोशिश नहीं की तो हमें पानी की काफ़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ग्राउंड वाटर, हमारे जो साइंटिस्ट है वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो दिना दिन कम होता जा रहा है। ये समझिए, महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा डैश को मंजूरी दी है, जो 12 बजे से 4 बजे तक किराए की 15% कम की है किराए को। आप समझना इसको। पहली बात तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है हैप्पी आवर्स। अब ये हैप्पी आवर्स क्या है? दोपहर 12 से 4 बजे तक अगर आप ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करेंगे तो आपको ना जो किराया है वो कितना दम कम देना होगा? 15% कम देना होगा। यानी अगर आपके 100 रुपये किराया बनते, 100 रुपये बनते हैं किराए के, तो आपको सिर्फ कितने देना होगा? 85, 15% कम। किस ड्यूरेशन में? 12 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच में। और ये किसके लिए किया गया? उन लोगों के लिए किया गया जिनका कोई शेड्यूल नहीं होता। फिर आप सोच रहे होंगे अरे ये कैसे लोग होंगे इनका कोई शेड्यूल नहीं होता? सभी का शेड्यूल होता है। ये खासकर किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स। अभी वो तो बेचारे फ्री हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं? सीनियर सिटीजन्स और जो हाउस वाइफ्स होती है, घर में काम करने वाली महिलाएं, वो जनरली पीक आवर जो होते हैं, पीक आवर में बाहर निकलने को अवॉइड करती। सिर्फ बाहर कौन निकलेगा? जिसको बिल्कुल ऑफिस जाना है या उसका शेड्यूल फिक्स है, वही पीक आवर में जाएगा। जो हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो कब निकलते हैं? वो जनरली 12 बजे से 4 बजे के बीच में निकलते हैं, ताकि ट्रैफिक कम से कम रहे। ठीक है, उनको जो ट्रांसपोर्ट के संसाधन है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इनको इस तरह से एनकरेज किया जाए, इनको और एनकरेज किया जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग गलती से 12 से 4 के बीच में नहीं निकलते वो भी इस 12 से 4 में निकलने लगे, ताकि इस दौरान थोड़ा सा, सुबह का ट्रैफिक तो बहुत होता है और शाम का भी बहुत होता है, हमारे मुंबई में तो बहुत है। और जब इतना ज़्यादा होता है तो इसको कम करने के लिए क्यों ना इसको एडजस्ट किया जाए। तो सरकार ने इनको एनकरेज करने के लिए एक स्कीम लेके आई। उस स्कीम का नाम क्या है? हैप्पी आवर्स। और उस स्कीम के तहत 12 बजे से 4 बजे के बीच में अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको अपने किराए का 15% कम देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैप्पी आवर का सुझाव डैश पैनल का है। इसके लिए एक पैनल बैठाया गया था, उस पैनल ने अपनी ये जो रिकमेंडेशंस है वो दी, और वो सुझाव में उन्होंने क्या कहा कि आप हैप्पी आवर्स लेके आइए, और वो पैनल का नाम है खटुआ पैनल। ठीक है, याद रखना, शायद एग्जाम में आ जाए, बट हाँ हैप्पी आवर्स इंपॉर्टेंट है, ये खटुआ पैनल आ भी सकता है। और देखिए हैप्पी आवर्स के बारे में कौन सा तथ्य सही है। देखिए करंट अफेयर में कुछ भी आ सकता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा रीड करिए। मैं स्टैटिक पोर्शन के लिए कभी भी नहीं बोलता कि आप बहुत ज़्यादा उसको एग्जाम से पहले पहले पढ़िए। स्टैटिक को तो आपको 1 महीने पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, बट हाँ करंट अफेयर को मैं ये सजेस्ट करूँगा आप नोट्स बना लेते हैं, और जब आप एग्जाम में एंटर करने वाले हों तब से पहले तक आप करंट अफेयर का रिवीजन करते रहिए। यस, करंट अफेयर है ही ऐसा। नोट्स बना लीजिए, और जितना आप करंट अफेयर को रीड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। स्टैटिक नहीं, स्टैटिक आपको कम से कम कितने दिन पहले फिनिश करना है? 1 मंथ पहले एग्जाम से। और करंट अफेयर को आप एंड मोमेंट तक पढ़ते रहिए, जितना आप एंड मोमेंट तक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखा है कि आप करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते गए और बहुत सारा वही करंट अफेयर एग्जाम में आ गया। ऐसा होता है, इसलिए करंट अफेयर को आपको एंड मोमेंट तक भी पढ़ना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो हैप्पी आवर्स के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य हैं। इनको एक बार रीड कर लेते हैं। यह निर्णय स्थानीय टैक्सियों और ऐप आधारित टैक्सियों पर लागू नहीं होगा, जैसे कि ओला, उबेर, इन सब पे ये लागू नहीं होगा कि आप भी 15% कम लीजिए। जी नहीं, ये किस पे सिर्फ लागू होगा? तो ऑटो रिक्शा पे। हैप्पी आवर्स किसके लिए? ऑटो रिक्शा के लिए। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि एक नई अवधारणा गृहिणियों और वरिष्ठ लोगों के लिए खुश घंटों में बदल जाए। खुश घंटे मतलब क्या? ये एक नई अवधारणा लेके आए, वही 12 से 4 तक का, तो उसका नाम दिया गया हैप्पी आवर्स में बदल दी जाए, एक नई अवधारणा। नेक्स्ट, ऑटो रिक्शा संघ ने संकेत दिया है कि वे इस कदम का विरोध करेंगे। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वो इसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनकी इनकम रिड्यूस होगी। उपरोक्त सभी सत्य हैं।
जबकि नागरिकों ने इस कदम की सराहना की। ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद भारत में उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य डैश बन गया। सिंपल सी बात है, हम लोग महाराष्ट्र का करंट अफेयर देख रहे हैं तो इसमें दूसरा राज्य भी आ गया। वो दूसरा राज्य कौन सा है? झारखंड। सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? ये महाराष्ट्र ने, फिर उड़ीसा ने लॉन्च किया और फिर अब झारखंड ने भी किया। अब ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, अगली स्लाइड में इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल भी है। भारत में उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला। अब ये उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग क्या है समझना। आपने एक इंडस्ट्री लगा के रखी, आपने एक उद्योग लगा के रखा है, इसके लिए आपकी ना रेटिंग दी जाएगी, आप कितना प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में रहेंगे? 1 स्टार में। और अगर आप बिल्कुल प्रदूषण बहुत ही कम उत्पन्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किस में रहेंगे? 5 स्टार में रहेंगे। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करके क्या मिलेगा? आपने 5 स्टार कर दिया, 1 स्टार कर दिया तो भी प्रदूषण तो हो ही रहा। इससे ये होगा कि जो लोग खराब रेटिंग में, वो अपनी रेटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे, राइट। और इनको सरकार एनकरेज करेगी। जो 5 स्टार में, उनको सरकार कुछ और क्या देगी? कुछ विशेष सुविधाएं दे सकती है सरकार, क्योंकि सरकार ने की नज़र में आप आ जाएंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए बाकी के जो कंपनीज हैं, बाकी के जो उद्योग हैं, वो भी यही इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। पहले महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा ने शुरू किया और अब झारखंड ने भी शुरू किया। अब देखिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम के बारे में कौन सा तथ्य सही है, कौन से तथ्य सही हैं। तो पहला, 1 से 5 पैमाने पर रेटिंग, जिसमें सबसे अधिक प्रदूषणकारी उद्योग 1 सितारा है, जबकि सबसे कम प्रदूषित उद्योग को 5 सितारे दिए गए हैं। आई होप समझा होगा आपको, इजी है। दूसरा, स्टार रेटिंग 17 श्रेणियों में पार्टिकुलेट मैटर, और इसका नाम भी दिया PM पार्टिकुलेट मैटर -2.5 और PM 10 के उत्सर्जन पर आधारित है। यानी पार्टिकुलर मैटर कितना उत्सर्जित होता है? -2.5 से कितना? 10 तक इतना होता है। इसके बीच में आपको स्टार रेटिंग दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर हैं, आप बिल्कुल कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कोई आप प्रदूषण नहीं कर रहे, तो आप किस रेटिंग में रहेंगे? 5 स्टार में रहेंगे। और अगर मान लीजिए आप 10 पे आ गए तो आप बहुत ही खतरनाक 1 स्टार पे आ जाएंगे, ठीक है। उद्योगों के उत्सर्जन डेटा सतत ऊर्जा निगरानी प्रणाली, मीन्स क्या? CEMS, सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली हर 15 मिनट में करेगा। ये एक apparatus लगाया जाएगा जो हर 15 मिनट में ये चेक करेगा कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या? पार्टिकुलेट मैटर, यानी प्रदूषण आप कितना फैला रहे हैं। उस आधार पे आपको क्या दी जाएगी? रेटिंग दी जाएगी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी सत्य। इसके बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी। सबसे पहले ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उड़ीसा ने, तीसरे नंबर पे झारखंड ने। और इसका ये भी याद रखना है कि इसमें 1 स्टार से लगा के आपको 5 स्टार तक दिए जाते हैं प्रदूषण के आधार पर, और 15 मिनट में आपका चेक किया जाएगा प्रदूषण आप कितना कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई है। जस्टिस भूषण P धर्माधिकारी, जस्टिस प्रदीप नंदराजोग, जस्टिस मित्रा, जस्टिस राजा रमन्ना। तो आपको आई होप पता होगा, ये तो करंट अफेयर ही है, एकदम फैक्चुअल है, आपको याद ही करना है, इसमें नया कुछ नहीं है। जस्टिस भूषण P धर्माधिकारी, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र के यानी राज्यपाल दिलाते हैं। हर जगह यही होता है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो उन्हें दिलाते हैं राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, भूलना नहीं। और दूसरा, अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस, CJI। अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और CJI अगर नया बन रहा है तो उसको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। यानी यही 2 पद ऐसे हैं जो एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक, ऐसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जस्टिस P भूषण हमारे क्या बने हैं? भूषण P धर्माधिकारी हमारे बने चीफ जस्टिस बॉम्बे उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है जस्टिस प्रदीप नंदराजोग, तो इनके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में भी डेटा है।
जस्टिस भूषण पी धर्माधिकारी को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। वे डैश का स्थान लेंगे, यानी अभी कौन थे हमारे सीजेआई, चीफ जस्टिस, सॉरी सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वो थे जस्टिस प्रदीप नंदराजो। ये आपको दोनों नाम मेमोराइज होने चाहिए। पहले कौन थे? जस्टिस भूषण, उसके बाद सॉरी जस्टिस नंदराजो, और उनके बाद उनके प्लेस पे कौन आया? जस्टिस भूषण आया। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव डैश को कोविड-19 के कारण 3 महीने का विस्तार मिला है, एक्सटेंशन मिला है इन्हें, ठीक है। इससे पहले इन्हें 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल चुका था। ये जो हैं जिनका नाम आने वाला है, इनका नाम है क्या? अजय मेहता, श्री अजय मेहता। इन्हें पहले भी 6 महीने का एक्सटेंशन मिला और कोविड-19 आ गया, सभी को पता है मार्च में कोविड-19 आ ही चुका है, के कारण 3 महीने का विस्तार मिला। और ये पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें इतना बड़ा एक्सटेंशन मिला, 6 महीने का और फिर 3 महीने का, यानी 9 मंथ का। अभी तक किन्हीं को भी महाराष्ट्र में इतना बड़ा एक्सटेंशन नहीं मिला, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। सीजेआई सॉरी चीफ जस्टिस सॉरी चीफ सेक्रेटरी श्री अजय मेहता। आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय वायुसेना आईएएफ और डैश विश्वविद्यालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रक्षा सामरिकी विभाग में मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, क्योंकि नेशनल न्यूज भी है और हमारे स्टेट की भी हो जाती है। और देखना है, याद रखना, जब भी कोई न्यूज ऐसी होती है कि वो हमारे स्टेट के लिए और नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो, तो वो एग्जाम में आने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये हुआ कहाँ पे? हमारे महाराष्ट्र का एक विद्यालय, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, कौन सी? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे। ये कहाँ पे? पुणे में। अब इसमें और किसमें? आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता क्या है कि आप क्या करिए, कौन? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे, आप ये करिए कि आप अपने यहाँ रक्षा और सामरिक विभाग जो है उसमें एक ये स्थापित करिए, उसका नाम दिया उन्होंने मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस, ये स्थापित करिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है सर, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस, नाम तो बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये इसके तहत, इसके अंडर में, ये एक तरीके का, एक रफली आप मान सकते हो एक तरीके का एक डिपार्टमेंट हो गया, इस विभाग में एक और पार्ट हो गया उसका। और इसमें क्या करेंगे, जो डिफेंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स है वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद इसमें ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद में जो हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है और इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी एक तरीके से एयरफोर्स में जो साइंटिफिक ट्रेनिंग, रिसर्च, ये इनको बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। किसको? इसका एक्चुअल में ये नाम है चेयर ऑफ एक्सीलेंस, चेयर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, चेयर ऑफ एक्सीलेंस, इतना ही नाम है। फिर आप सोच रहे होंगे सर ये इतना लंबा ये क्या डाला है, तो ये इसलिए डाला है, जैसे किसी कॉलेज का नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम दे दिया भाभा इंजीनियरिंग कॉलेज, अब भाभा साहब को सम्मान देना है। ऐसे ही मार्शल ऑफ एयर अर्जन एयरफोर्स अर्जन सिंह, इनको सम्मान देने के लिए ये जो था चेयर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी जगह इसका नाम कर दिया क्या? मार्शल ऑफ एयर फोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस, ये स्थापित किया जाएगा। यानी ये तो होता ही है, जैसे ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके आगे इनका नाम लगा दिया। अब इनका नाम क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताता हूं। ये पहले 5 स्टार मार्शल थे इंडियन एयरफोर्स में, जिन्हें क्या बनाया गया? मार्शल ऑफ एयर, पहले व्यक्ति थे जिन्हें 5 स्टार तक प्रमोट किया गया, 5 स्टार तक। अभी तक क्या होता है, सिर्फ 4 स्टार तक होता है, याद रखना, 4 स्टार तक होता है। जैसे आपने सुना होगा फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल ये किस में होता है? फील्ड मार्शल ये होता है हमारी जो थल सेना है उसमें होता है। और अगर वायुसेना में अगर किसी को फील्ड मार्शल बनाना है तो उन्हें फील्ड मार्शल नहीं बोला जाता, उन्हें क्या बोला जाता है? मार्शल ऑफ एयरफोर्स, ये बोला जाता है। और ये अर्जन सिंह साहब जो हैं वो हमारी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं और पहले मार्शल है, वो फर्स्ट मार्शल, याद रखना। जैसे हमारे पहले फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मानेकशॉ, सभी को पता है। और मैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, ये लोग कभी भी रिटायर नहीं होते, यस, कभी भी नहीं रिटायर होते, सिर्फ इनकी डेथ होती,
तब ये आर्मी से हटते हैं, नहीं तो इनको रिटायरमेंट मिल जाता है, वैसे ये घर चले जाते हैं। जो फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयरफोर्स होता है वो आर्मी से वो रिटायर जैसे हो जाते हैं, बट एग्जैक्टली वो नहीं होते। वो जब चाहे तब यूनिफॉर्म वियर कर सकते हैं। एक नॉर्मल सैनिक है, वो अगर रिटायर हो गया तो आप आर्मी की यूनिफॉर्म और वो सब कैप वगैरह वो सब नहीं लगा सकता। बट फील्ड मार्शल जो होते हैं उनके पास पावर भी होती है, हालांकि उसका किसी ने आज तक मिसयूज नहीं किया, जैसे जनरल मानेकशॉ, यानी इन्हें आजीवन उस फोर्स का पार्ट बना दिया जाता, आजीवन, ठीक है, रिटायर नहीं होते वो कभी। तो ऐसे ही मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के बारे में। तो इसका आंसर हुआ क्या, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में ये स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि डैश वार्षिक सत्र की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, इसका आंसर है पुणे, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। इसकी शुरुआत की थी मैकमोहन ने, मैकमोहन का नाम आपने सुना होगा, इसी इन्हीं के नाम पर, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था, आई थिंक 1921 में स्टार्ट किया गया था ये, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ईयर, बट हाँ तभी शुरू किया गया था इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। और इसमें क्या, ऑब्वियसली जैसे कांग्रेस का सेशन होता था, बहुत सारे लीडर्स मिलते थे, ऐसे ही इसमें साइंटिस्ट का एसोसिएशन होता था, सेशन होता था, और वो आज तक होता रहा है वो सेशन। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मिलते हैं, अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट प्रस्ताव पारित करना हो तो वो पारित करते हैं। इसी तरह का ये है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि इसका वार्षिक सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो वो पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने घोषणा की कि पुणे में वार्षिक सत्र मेजबानी करेगा, और इसकी थीम क्या होगी, जो पहला वाला है वही इसका आंसर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिलाओं के लिए रखा गया। और आजकल ये चलन में आ गया, आजकल थीम पूछने लगे ज़्यादातर एग्जाम में, इसलिए आपको ये थीम पता होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस विकास। जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने कोयले का उपयोग किया, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन कोयला खत्म हो गया उस दिन आपका डेवलपमेंट रह जाएगा क्या, नहीं। इसकी जगह पे अगर आपने सोलर एनर्जी का उपयोग किया तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, वो सस्टेन करेगा, लंबे समय तक चलेगा। नहीं तो कोयला तो लिमिटेड है, वो खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार जो चलता रहे, ठीक है। तो इसकी थीम क्या होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट। और ये जो टर्म है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आजकल यूपीएससी में काफ़ी फेमस है, काफ़ी फैशन में भी है ये। यूपीएससी वाले इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट पीसीएस भी पूछ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेना। और आगे देखिए, क्वार्टरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मीन्स आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली ने दुनिया के 50 शीर्ष स्थानों में स्थान बनाया है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में क्रमशः यानी किस स्थान पर रहे, यानी पहले है बॉम्बे किस स्थान पर रहा, आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी दिल्ली किस स्थान पर रहा। तो इसका आंसर है क्या, 44 और 47। ये एक हर साल ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है, कौन, क्वार्टरली साइमंड्स ये जारी करता है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कितना अच्छा आप बच्चों को सिखा रहे हो, टेक्नोलॉजी से आप कितना उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसके आधार पे ये एक रैंकिंग जारी करता है। तो इसमें टॉप में है इस समय कौन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे, यूएस मैसाचुसेट्स, वहाँ पे एक राज्य का नाम भी है और एक यूनिवर्सिटी का नाम भी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पे ये, यूएस में, वो टॉप में, फर्स्ट प्लेस पे। और हमारे भारत से टॉप 10 में तो काफ़ी हैं, जैसे दिल्ली 68 नंबर पे है, आईआईटी वेल्लोर भी है इसमें, सॉरी एनआईटी वेल्लोर भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप 50 में सिर्फ 2 ही है, कौन से, और वो भी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में, ठीक है। 40 ये कैटेगरी है, श्रेणी है, 44th और 47th नंबर पे, 44th नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली 47th नंबर पे। नेक्स्ट देखिए, पुणे में आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक बायोफोर्टिफाइड गेहूं की किस्म विकसित की है जिसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होंगे। उस किस्म का नाम क्या है, तो इसका आंसर है क्या, MACS 4028, ठीक है, MACS। अब पहले तो ये समझ लीजिए बायोफोर्टिफाइड गेहूं क्या है। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ।
आप जब कोई किस्म विकसित करते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं कि उसमें हर तरीके की चीज़ें हों, यानी प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, सारी चीज़ें हों, ताकि खाने के समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ ना मिले बल्कि बैलेंस सारी जो कंपोनेंट्स हैं वो मिले। और जब आप इस तरह से विकसित करते हैं कि आपको इतने % प्रोटीन मिलना चाहिए, उसमें इतने % विटामिन मिलना चाहिए, किस्म आप विकसित करते हैं तो उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफाइड। और ये बायो फोर्टिफाइड गेहूं विकसित किया है किसने? ऑब्वियसली आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? पुणे में है, उसने विकसित किया। उसका नाम है MACS 4028। और इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, और वो भी आई थिंक 15% प्रोटीन मिलेगा, जिंक भी मिलेगा आपको इसमें, आयरन भी मिलेगा। अगर इस तरीके का आप गेहूं खाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? MACS 4028। किसने विकसित किया? ये पुणे आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बात करते हैं। डैश अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा। कौन सा शहर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023। और इससे पहले बता दूं, ये होने वाला 40 साल बाद। इससे पहले 1983 में दिल्ली ने मेजबानी की थी, ठीक है। और 40 साल बाद फिर से भारत का कोई शहर किसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र होता है। अब ये सत्र समझ लो आप, सत्र समझने जैसी चीज है। सत्र मतलब क्या? उस इंस्टीट्यूट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग मिलते हैं और मिल के कुछ डिसाइड करते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं। जैसे कांग्रेस का सेशन होता है, बीजेपी का सेशन होता है, संसद का सेशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऐसा सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र है 2023 में कहां पे होगा? तो इसका आंसर है मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और इससे 40 साल पहले 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। मराठी अभिनेता जयराम कुलकर्णी का 88 वर्ष की आयु में पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया। उनका जन्म कहां पे हुआ था? निफाड़, नासिक। काफी फेमस अभिनेता हैं ये। बरसी सोलापुर में इनका जन्म हुआ था, बरसी तहसील सोलापुर में। जयराम कुलकर्णी, बहुत सारी इन्होंने फिल्में बनाई हैं, मराठी फिल्में, और इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। और जो लोग स्वर्ग में चले जाते हैं वो कभी कभी परीक्षा में आते हैं, तो आई होप आप इनका नाम याद रखेंगे। लेटेस्ट मार्च में इनकी डेथ हुई है, जयराम कुलकर्णी साहब की 88 ईयर्स की उम्र के बाद। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।